कभी कभी हमें हमारा देश भी बुलाता है, लेकिन क्या हम सुन पाते हैं? इस बार फिर बुला रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट टू यूएसए पे 50% का टैरिफ लगाया है। क्या है ये टैरिफ? ये टैरिफ अगस्त 2025 से लागू हो गया है और अमेरिका के हिसाब से भारत के रशिया के साथ जो ऑयल एंड रक्षा के सौदे हैं, उससे जो बेनिफिट होता है रशिया को, वो यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक समर्थन प्रदान कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने यह टैरिफ लगाया है। लेकिन अमेरिका खुद रशिया से इंपोर्ट करता है यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। उनके हिसाब से उनसे जो बेनिफिट होता है वो प्रोबेबली रशिया यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं करता। जबकि भारत ने ऐसी कोई कड़क प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी रिसेंटली भी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना ही कहा कि प्रेशर ऑन अस में इंक्रीज बट वी विल बियर इट। हम हमारे राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। हम दबाव सह लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इतना एकदम क्लियर कट शब्दों में मोदी जी ने कहा। क्या इस टैरिफ से इंडिया को कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो आंसर है यस, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। उसका कारण है कि अगर हम आंकड़े देखें तो 2024-25 में जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें लमसम 20% सिर्फ यूएसए को है। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो यूएसए के मार्केट पे डिपेंडेंट है। अभी टैरिफ के बाद उनकी वस्तुएं अमेरिका के मार्केट में महंगी हो जाएगी, तो कम बिकेगी, तो यहाँ पे उनकी सेल्स कम हो जाएगी। सेल्स कम होने से वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी। वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम पे सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो जॉब्स भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। एक मार्केट हमारे लिए एक काइंड ऑफ बंद जैसा हो रहा है, यूएसए मार्केट। तो पैरेलल और जो दूसरे देश हैं उनके साथ टाई करके वो मार्केट ओपन करने के और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। और गवर्नमेंट का काम जो भी है वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे कर रही है। तो हमें क्या करना है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे देश पे कोई संकट आया है। हमने प्री इंडिपेंडेंस भी 90 इयर्स तक संघर्ष किया है। उसकी हम एक घटना डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमारी दूसरी जर्नी है टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, उसमें भी हम 4-5 ऐसे फाइट्स डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, लेकिन हम संघर्षों में खिल के निखरे हैं। उसको हम ही चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी में डाल दिया था। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि उनको राज करना है, लेकिन सारे रास्ते बंद जैसे दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा विरोध, जाए जहां विरोध। तो इन्होंने एक बड़ा ही गंदा रास्ता निकाला, और वो था फूट डालो और राज करो का रास्ता। उनके हिसाब से भारतीय लोगों को आपस में बांट दो, धर्मों में बांट दो, जातियों में बांट दो, क्षेत्रों में बांट दो, और ऐसे करके आपस में इनको बांट दो और फिर राज करो। और उसी के आधार पे उन्होंने 1905 में बंगाल का धर्म के आधार पे विभाजन कर दिया। वैसे उन्होंने जो ये चाल चली थी, फूट डालो और राज करो, उसका प्रभाव आज भी है। 1947 में भी भारत का धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था। आज भी हमारे देश में जातियों, क्षेत्रों और धर्म के आधार पे छोटी मोटी कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन उस समय उसका विरोध भी हुआ था। 1905 में गांधी जी ने एक स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था कि ये लोग आए यहाँ पे व्यापार करने हैं, तो इनका व्यापार में सहयोगी न करो। अपनी वस्तुएं खुद बनाओ, खुद पहनो, खुद खाओ, खुद में अपने आप में रहो, स्वदेश में रहो और स्वदेश की वस्तुओं का इस्तेमाल करो। और वहीं से जो गांधी जी खुद एक सूट बूट पहनने वाले आदमी थे, उन्होंने भी चरखा उठाया, अपनी धोती शॉल खुद बनाते थे, सूट बूट सब छोड़ दिया, धोती पहननी चालू कर दी, शॉल पहननी चालू कर दी, और वो भी अपने खुद के हाथों से बना के पहनते थे। और वो मूवमेंट भी सफल हुआ था, और भारत ने अपने आप में उभरने की एक कला भी सीख ली थी उस समय।
लेकिन जो फूट डालो और राज करो की उनकी राजनीति थी, रणनीति थी, उसके आधार पे उन्होंने और 42 साल तक राज कर पाए। उसके अलावा 1920 में एक और मूवमेंट चला था, वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें ऐसा था कि कोई भी भारतीय सिटीजन अंग्रेजों का किसी भी तरह का कोई सहयोग न करे, न तो उनके वहां पे काम पे जाए, न उनके द्वारा दिए गए काम को करें, किसी भी तरह का यहाँ पे कोई सहयोग ही नहीं करो इनका, आज नहीं तो कल वापस जाना पड़ेगा। अभी ये जो दो मूवमेंट है मैं आज आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसका आधार इतना है कि ये जो ऐसे मूवमेंट थे कि इसमें ईच एंड एवरी सिटीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। आज फिर वैसी परिस्थितियां हैं। इसको मैं वीडियो के अंत में एक बार फिर हल्के में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि हमने डिस्कस क्यों किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की दूसरी जर्नी चालू हुई और वो है टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, और उसका टारगेट 2047 बना हुआ है। अभी तक के इस जर्नी में कुछ 5 ऐसे इवेंट हैं जो आज के मुद्दे के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रहा था और उस समय बारिश की भारी कमी हो गई, सूखा पड़ गया, अनाज की कमी हो गई और भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो लगभग अमेरिका के PL 480 स्कीम के तहत डिपेंडेंट रह गई। उस समय भारत को अमेरिका गेहूं बेचता था और अन्य खाद्य सामग्री भी बेचता था, जो कि उन्होंने एकदम अचानक से पूरी बंद कर दी। अब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े प्रॉब्लम में फंस गए, इस समस्या से कैसे निजात पाएं, कैसे हल करें इसका। तो उन्होंने पूरे देशवासियों से एक आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन का उपवास कीजिए, ताकि जो अनाज बचेगा उससे एटलीस्ट भूख से कोई नहीं मरेगा, सबके लिए अनाज की व्यवस्था हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने जय जवान और जय किसान का भी नारा दिया था। एक तरफ हमारे जवान सीमा पे लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान खेतों में रह के मैक्सिमम उत्पादन करें। भारतीय खाद्य सुरक्षा के लिए फिर एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढा गया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निर्देशन में ये स्कीम पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चालू हुई और धीरे धीरे फिर पूरे देश में भी। और हमारे किसानों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इतना मन लगा के खेती करके पैदावार लाई कि आज की डेट में हम इंडिया के टॉप ग्रेन्स एंड स्पाइसेस एक्सपोर्टर में से एक हैं। और राइस में तो हम सबसे टॉप पे हैं। और अगर सिर्फ बासमती राइस की बात करें तो 70% बासमती राइस सिर्फ अकेला इंडिया एक्सपोर्ट करता है। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और ये एकदम स्पष्ट किया कि ये सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल कंट्रीज है उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की, हम पे बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने पे प्रतिबंध लगाए गए और जितना घेराव कर सकते हैं, जितना उन्होंने दबाव बना सकते हैं, उन्होंने सारा प्रयास किया, लेकिन भारत फिर भी झुका नहीं। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने स्वदेशी तकनीक पे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर और अन्य रिलेटेड संस्थानों को और मजबूत बनाने पे और जोर दिया और साथ में ये एकदम स्पष्ट किया कि ये हमारी सुरक्षा और वैज्ञानिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, हमें करना है। और बावजूद उसके भी जिन देशों ने हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था, हमने उनके साथ कभी रिश्ते खराब नहीं किए। हमने कूटनीति के साथ उनके साथ रिश्ते अच्छे बना के रखे। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अमेरिका गए थे सुपर कंप्यूटर खरीदने। उन्होंने निवेदन किया कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है क्रे XMP-24, वो हमें मॉनसून प्रेडिक्शन और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए चाहिए। अमेरिका ने मना कर दिया, बोले नहीं देंगे क्योंकि आप उसको न्यूक्लियर रिसर्च में यूज करेंगे। तो वो वापस तो आए लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने बोला कि हमारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया उन्होंने और उनसे निवेदन किया कि हम क्या बना सकते हैं स्वदेशी टेक्निक पे सुपर कंप्यूटर। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बोला बिल्कुल बना सकते हैं। तो 1988 में सीडेक की स्थापना की गई और स्वदेशी टेक्निक पे सुपर कंप्यूटर बनाया गया और उसका नाम परम रखा गया। और वो जो जर्नी है उस समय शुरू हुई थी, उसके आधार पे ही हमने बहुत ज़्यादा
बहुत स्वदेशी अनुसंधान किए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए। आज TCS एंड इन्फोसिस जैसे बहुत बड़े बड़े संस्थान जो हैं वो देश दुनिया में अपनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाना भारत ने शुरू कर दिया है। तो हम बहुत ही शानदार ग्रोथ के साथ उस डायरेक्शन में भी बढ़ रहे हैं। 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया और इस बार हमने एक नहीं टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए और पांचों के पांचों सफल रहे और उसी के साथ हम बन गए दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, न्यूक्लियर स्टेट। अब इतनी हम सफलता प्राप्त कर लें और दुनिया को परेशानी ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। तो फिर पूरी दुनिया ने उस समय भारत को हर तरीके से दबाने की कोशिश की। हमारे आर्थिक सहायता जो हमें मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। हमें जो IMF और विश्व बैंक से लोन मिलने वाले थे उसको भी बाधित किया गया। हमें जो बाह्य देशों से वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया। मतलब जिसको जहां जैसा मौका मिला उसने उस समय भारत को दबाने की कोशिश की। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एकदम स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि आपको जितना दबाव बनाना है बना लीजिए, हम झुकेंगे नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान का विषय है, इसलिए हम इसे करेंगे। विश्व शांति के लिए इतना कहते हैं कि हम इसका फर्स्ट यूज कभी नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये जो संघर्ष था ये बहुत ही भयंकर संघर्ष था भारत के लिए उस समय। एक बार उनके अपने मुंह से सुन लीजिए। वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। हमारे देश पे बहुत समय काल पे अलग अलग तरह के संकट आते रहे हैं। जब भी सैन्य संकट रहे तो हमारे सैनिकों ने उसका डट के मुकाबला किया है। आज की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हमें एज ए भारतीय नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन उसका मुकाबला करना है। तो हम करें क्या? हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। फिर से चलते हैं 1905 वाले सिनेरियो में, जहां पे फूट डालो और राज करो की रणनीति ने एक समाज को बिखेर दिया था और हमारा स्वदेशी आंदोलन इतना सफल रहा था कि हमने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। आज का इस सिनेरियो फिर से वैसा ही कुछ है। हमें अभी भी 2 ही काम करने हैं। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा करना है और आपस में नहीं बंटना है, न तो जाति में, न धर्म में, न क्षेत्रवाद में। क्योंकि ये डीप स्टेट जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया डेवलप हो, आगे बढ़े। इसलिए जो भी आपके सराउंडिंग में दिखते हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या और क्षेत्रवाद के नाम पे झगड़े करते रहते हैं या कुछ अशांति क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम वो लोग हैं जिनको बैक साइड में उनको फंडिंग किया गया है। बहुत ही पैसों के आधार पे लड़ते हैं। उनकी पर डे की फीस होती है कि मैं एक दिन अगर रोड पे उतरूंगा जाऊंगा तो मैं 10,000 रुपये लूंगा। ऐसे करके उनकी फंडिंग है बैकग्राउंड में और सामान्य जनता है उनके चक्रों में फंस जाती है। सामान्य जनता उसका भुगतान करती है। तो हमें इस तरह के लोगों से बच के रहना है, आपस में नहीं उलझना है, आपस में नहीं बंटना है। दूसरा, जितनी भी स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको इस्तेमाल करना है। चाहे जो भी हमारी जरूरत की सामान है वो सारी मैक्सिमम आज मोस्टली सभी कैटेगरीज में इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप इंडियन ब्रांड्स को खरीदिए। उससे होगा क्या कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनका मार्केट साइज बड़ा होगा, उनके वहाँ पे नौकरियों की एक तरीके से पैदाइश होगी। तो हमारे जो अन्य लोग हैं जो आज अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपनी जो करंट नौकरियां हैं वो छोड़ के जाएंगे, तो एक साइड में उनके लिए स्कोप रहेगा कि वो वहाँ से हटके कहीं दूसरी जगह पे जाके नौकरी कर पाएंगे। हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी उससे। और ये करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जैसा मैंने उस समय डिस्कस किया था कि ये जो मूवमेंट है इसमें ईच एंड एवरी सिटीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और यही कारण है कि मैंने ये वीडियो भी बनाया है। मैं जातिगत
आपस में नहीं बंटने के लिए फिर से इसलिए आपसे आह्वान कर रहा हूं कि अभी रिसेंटली यूएस के एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दी है कि रशिया से जो ऑयल आता है उसका प्रॉफिट जो है वो ब्राह्मण्स को होता है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि जो इंपोर्टर्स हैं वो इंडियन कंपनीज हैं, और जो अदर कंपनीज हैं उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उसमें मात्र गिने चुने कुछ ब्राह्मण्स हो सकते हैं, संभावित है बस। उनको ये बताया गया कि फूट डालो और राज करो की जो रणनीति है ये इंडिया पे सटीक बैठती है, और उन्होंने तीर तो चला दिया लेकिन गलत जगह पे चला दिया, गलत टाइम पे चला दिया। उनको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ऑयल से ब्राह्मण्स का लेना देना ही नहीं है कुछ। तो ये ऐसे मूवमेंट्स रहेंगे, और भी अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्षेत्रवाद के मूवमेंट्स हो सकते हैं, जाति और धर्म के आधार पे डिवीजन के बहुत सारे राजनीतिक ऐसे संगठन हैं जो कोशिश कर सकते हैं। इनसे सावधान रहना है, क्योंकि इनको बैकएंड में फंडिंग होती है, इनके पास उनको पैसे भेजे जाते हैं इस तरह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और उजागर करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो हमें इनसे बचना है और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, बस इतनी सी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के आधार अभी का जो करंट सिनेरियो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में भी भारत बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर उभर के निकलेगा। हमारी हिस्ट्री रही है कि जब भी भारत पे इस तरह के प्रेशर्स डेवलप किए गए हैं तो उस प्रेशर से भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से वापस कम आउट किया है, और एक अच्छी योजना और एक अच्छी प्रगति के साथ। आज फिर से जैसे हमारा जो यूएस में बिजनेस बाधित हुआ है उसके लिए सरकारें दूसरे और देश सर्च कर रही हैं और मार्केट ढूंढ रही है और देशों में, तो रिप्लेसमेंट करने की कोशिश हो रही है। साथ में ही ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो एफडीआईज होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बाधित होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये टैरिफ की वजह से भारत में जो बिजनेस है वो डाउन होगा, उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा, इस तरीके से कम होने की गुंजाइश रहती है। तो सरकारें क्या करती हैं कि सरकारें अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको और थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है उसमें, ताकि एफडीआईज हैं जो आराम से आ सकें, उनको और कुछ बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ अभी का जो करंट सिनेरियो है उसमें अभी रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इनकम टैक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। आम लोगों के लिए जो जीएसटी के टैक्सेशन स्लैब्स हैं उसको भी डिफाइन कर दिया गया है और कम हो जाएंगे, तो हमारी बहुत सारी वस्तुएं जो सस्ती हो जाएगी। उसके साथ में ही न्यू बिजनेस करने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स है लेकिन और ज़्यादा डेवलप होगी, तो जितने भी लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेटर और बेस्ट टाइम रहेगा। थोड़ी सी फाइट जरूर रहेगी क्योंकि कॉम्पिटिशन्स क्रिएट होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक अच्छा समय रहेगा। और ऐसे जो मेरे साथी हैं जिनको पता ही नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, क्या होता है, कहाँ से माल खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं, एकदम बेसिक जो नॉलेज होता है, अगर किसी को उस पर डाउट्स हैं तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए। जो मेरी टीम है वो डेफिनेटली आपके जो प्रपोजल है उससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देगी। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए मेरे साथ, और हम अपने देश को 2047 से पहले ही विकसित कर पाए, ऐसी भावना के साथ हम दिल से लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।